हेलो फ्रेंड्स। भारतीय विद्या भवन के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा का विषय है हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एनी प्रोफेशन। आप अपने प्रोफेशन को कैसे चुनें। बचपन सबकी जिंदगी में बहुत खूबसूरत पल है। सबको लगता है कि कभी बचपन खत्म ही ना हो, क्योंकि बचपन में ना तो कोई टेंशन होती है और ना ही कोई प्रोफेशन या करियर चुनने का को लेकर कंफ्यूजन होता है। लेकिन नेचर के आगे, नेचर के विरुद्ध हम नहीं जा सकते और प्रकृति के नियम के अनुसार हम सबको एक दिन अपने प्रोफेशन को चुनना होता है। और चुनाव करते वक्त हमें ऐसे कश्मकश से जूझना पड़ता है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि वह किसकी सुने। पेरेंट्स की सुने, टीचर्स की सुने, फ्रेंड्स की सुने या अपने दिल की सुने, और कौन सा प्रोफेशन का चुनाव वो करे जिससे उसको सेटिस्फाई हो सके। इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया गया है। आज हमारे साथ हमारे गुरु और भवंस कॉलेज के प्रिंसिपल श्री दिलीप बाटकर सर। सर, आपका स्वागत है हमारे इस लाइव वेबिनार में। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, कोई भी करियर का चुनाव करने के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें। नमस्कार। वेल, एक स्टेज हर एक के जिंदगी में ये आता जरूर है। जैसे कई बार हम लोग जो कंफ्यूजन आता है जब लड़की कौन सी चूज करे, कंफ्यूजन आता है कि भाई स्कूल कौन सा चूज करे, वैसे ही करियर कौन सा चूज करे और उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का ये जो हमारा डिस्कशन होगा वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी अगर इसे सुने तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ उनके भी समझ में आएगा। बात करते हैं कि एक समय आता है कि भाई हमने 12th कंप्लीट करी या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो उस पर्टिकुलर केस में ये ट्रांजिशन है और अभी हमें कुछ डिसीजंस लेने हैं और उस डिसीजन को हम लोग किस तरह से लेंगे, इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी हमें बनाना ज़रूरी है। नो डाउट कि भाई हमें टीचर्स, स्कूल वाले भी कुछ हद तक गाइडेंस देते हैं, लेकिन हमें खुद को भी पता होना चाहिए कि भाई क्या पॉइंट्स हमें कंसिडर करने चाहिए। तो अभी मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ फॉर बोथ, फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर पेरेंट्स। और कुछ हमें पॉइंट्स यहाँ पे जो है नोट करने हैं और आप उसको, मैं तो यही चाहूँगा कि भई आप उसको नोट करके रखें ताकि आगे जाके भी जो है आप उसके बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी या हमने 12th कंप्लीट किया, रिज़ल्ट आ गया, हम पास हो गए। अभी हमें कोई कॉलेज जॉइन करना है, कोई पर्टिकुलर ट्रेड को, पर्टिकुलर कोर्स को जॉइन करना है, तो उसको मैं एक थोड़ा-सा स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखूँगा कि भई किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आप लिख के रखो, तो पहला पॉइंट आता है सबसे पहले, वो ये है कि जिसको हम लोग कहते थे कंसल्ट एंड लिसन टू योर पेरेंट्स। आप जो है कि भई किसी तरह से अपने पेरेंट्स को कंसल्ट करो और उनकी सुनो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब बच्चा जब 16-17 साल का हो जाता है, तो उसके बाद वो सोचता है कि यार मैं तो ग्रोन अप हूँ और मैं
अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ और पेरेंट का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। जहाँ तक पॉसिबल है हमारे करियर को चूज़ करने के लिए हमें मैक्सिमम इम्पोर्टेंस जो है हमारे परिवार को देना चाहिए। सबसे पहले हमारे माँ-बाप को। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कंसल्ट योर पेरेंट्स एंड लिसन टू देम। सुनो पहले उनकी बात, पूरी सुनो अच्छी तरह से। इसके पहले कि आप उनकी बात काटो, उसके पहले उनकी बात आप सुनो। पेरेंट्स क्या चाहते हैं उसको ध्यान से सुनो, दिमाग में रखो। मम्मी क्या चाहती है, पिताजी क्या चाहते हैं, भाई क्या चाहता है, सुनो उनकी बात। नेक्स्ट लेवल पे आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि दैट यू हैव टू लिसन टू योर फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स। ऑफ कोर्स आप जिनके साथ बड़े हो गए हैं, आस पड़ोस में भी रहते हैं, हमेशा हम उनकी राय लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई आपको जो है अपने फ्रेंड्स की और अपने वेल विशर्स, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो उनकी भी आप राय ले लो और उनको सुनो। नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि उन लोग जो भी एडवाइस देते हैं उनको सुनो, लिसन टू देयर एडवाइस बट डोंट एक्ट। सुनो उनकी बात अच्छी तरह से, लेकिन कुछ फैसला नहीं करना। और अभी आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डाटा है कि भाई पेरेंट्स क्या चाहते हैं, वेल विशर्स क्या चाहते हैं, फ्रेंड्स क्या चाहते हैं, और मैं क्या चाहता हूँ, और मैं क्या चाहता हूँ। सो दैट इज द रीजन हम लोग कहते हैं कि बिकॉज कुछ हद तक जो है इन तमाम चीजों को सुनने के बाद हमें क्या करना है कि कुछ हद तक इन चीजों को पेरेंट्स के साथ एक डायलॉग ओपन करो, बिकॉज इट इज ऑलवेज नेसेसरी कि भाई जब तक पेरेंट्स के साथ आपका डायलॉग ओपन नहीं होता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो हमेशा ही कंसिडर करना है कि भाई आपको देखना है कि भाई किस तरह से जो फाइनेंशियल स्टेटस आपके पेरेंट्स का क्या है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि आपके पेरेंट्स की क्या कमाई है, उनकी क्या सैलरी है, क्या हमारा सेविंग है, हमारा क्या बैंक बैलेंस है, इन तमाम चीज़ों को। देखो एक बात ध्यान में रखो, अभी यहाँ पे मैं जो भी कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सोच के डिस्कस कर रहा हूँ कि दैट यू बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, बिकॉज़ जो अमीर है चलो उसको तो कोई परेशानी है ही नहीं है। जो गरीब है वो तो चलो भाई बड़ा होते ही मेहनत करना शुरू कर लेता है, खेतों में काम करता है और वो अपना पेट भरता है। प्रॉब्लम तो हमारी जो है मिडिल क्लास लोगों की है, और जो मिडिल क्लास लोग जो है कि भाई उसके लिए ये सब कुछ हम लोग जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, तो सबसे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई आपके पेरेंट्स की जो है फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपको अच्छी तरह से पता है। पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि दे आर योर वेल विशर्स, आप जो चाहते हैं उसके लिए वो हाँ बोल देंगे। जिस भी महंगे कॉलेज में एडमिशन लेना है उसके लिए वो किसी न किसी तरह से परेशान होकर फीस तो जुटाएंगे, आपको एडमिट भी कर देंगे। लेकिन आपको खुद सोचना चाहिए, बिकॉज अभी आप 12th कंप्लीट करिए, इसका मतलब 17 ईयर्स के हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसने और 20 साल के हैं। तो मीन्स इतनी तो आपको समझ आई है कि बिकॉज हम लोग किस तरह से दुनिया को किस नज़र से देखना है। तो फाइनेंशियल स्टेटस को भी जो है आप उसको कंसिडर करो और बैठो, और कम से कम 1 या 2 दिन इसके ऊपर ठंडे दिमाग से सोचो। आमतौर पे हम लोग इसको कहते हैं इस फेज़ को कि भई आत्मचिंतन, यानी कि अपने आप के साथ चिंतन करना, आत्मा के साथ चिंतन करना। हम लोग हमेशा कहते हैं भई सबकी सुनो और मन की करो। जो सबकी सुनो और मन की करो का मतलब ही है कि भाई मन क्या है? मन आत्मा है। तो इसलिए हम लोग का अगर हमें मन की करनी ज़रूर है, लेकिन सबसे सबकी सुननी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? और उसके बाद जो है आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं, आपको खुद लेने हैं, स्टूडेंट को खुद लेने हैं, पेरेंट्स को कंसल्ट करके कुछ डिसीजंस ले लो। कुछ डिसीजंस मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि बिकॉज़ आपको एक सबकी हमने सुनी, 2 दिन हमने जो है मंथन किया उसके ऊपर, और उसके बाद जो है हम लोग कुछ डिसीजंस ले लेते हैं। और कौन से डिसीजंस हम लोग लेते हैं?
कुछ डिसीजंस ले लो। सबसे पहला डिसीजन आप इस तरह का ले सकते हैं कि दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक द एजुकेशन लोन। मैं लोन लेकर पढ़ाई नहीं करूंगा। मैं जो अफोर्ड कर सकता हूं मैं करूंगा, जो पेरेंट्स मेरे अफोर्ड कर सकते हैं मैं करूंगा, लोन लेकर मैं नहीं करूंगा। अक्सर आप लोग क्या सोचते हैं कि भाई चलो पैसा नहीं है तो हम लोग लोन ले लेंगे। लोन इज बेसिकली आपको इंटरेस्ट के साथ चुकाना होता है। आज हमें बिल्कुल नहीं पता है कि बिकॉज आप कॉलेज कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब मिलेगी और कब आप कमाई शुरू करोगे पता नहीं है। सो दैट इज द रीजन अभी तक ऑलरेडी आपको 12 साल पेरेंट्स ने पढ़ाया है, तो और ज़्यादा बोझ उनके ऊपर नहीं डालो, क्योंकि आपने लोन चुकाओगे तो पेरेंट्स को तो चुकाना ही पड़ेगा। बैंक लोन देती है, खैरात नहीं देती है, तो उस लोन को तो आपको चुकाना है। दैट्स रीजन हम लोग कहते हैं कि अगर लोन लेने के बारे में सबसे पहले नहीं सोचो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक एडिशनल टेंशन, पढ़ाई के साथ साथ एक एडिशनल टेंशन आपके साथ हो जाएगी कि जो आपको जो है नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू टेक द एजुकेशनल लोन। नेक्स्ट आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई मैं इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लूंगा कि मुझे फॉरेन जाकर पढ़ाई करनी है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है। क्योंकि आजकल भाई सभी स्कूल्स के अंदर एजेंट घूमते हैं और वो अलग अलग जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज को प्रमोट करते हैं, उनके स्कीम्स भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर जो कोर्स आप इंडिया में जो 50,000 रुपये में करते हो और वही कोर्स के लिए जो है आपको फॉरेन कंट्री में 15 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो दैट इज द रीजन हमें एक डिसीजन लेना चाहिए कि भाई फॉरेन कंट्री में हम लोग नहीं जाएंगे। मैं आपको कहता हूँ आपको फॉरेन कंट्री जाना है, लेकिन आप पहले कोर्स करके प्रोफेशनल बनो एंड यू एंटर द फॉरेन कंट्री एज अ प्रोफेशनल, नॉट एज अ स्टूडेंट। स्टूडेंट वीज़ा आमतौर पे जो है कि भई कन्वर्ट नहीं होता है, जॉब वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होता है, तकरीबन सभी कंट्रीज़ के अंदर। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं तो आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद वापस इंडिया भेज देते हैं। फिर आप जो है वहाँ पे किसी लड़की के साथ शादी करने की सोचते हैं या वहाँ किसी तरह से दूसरे तरीके से सेटल होने की कोशिश करते हैं कि जो सही नहीं है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई और एक डिसीजन आपको लेना है पर्सनल लेवल पे कि भाई चलो मैं फॉरेन में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं इंडिया में ही कोर्स करूँगा। वो इसलिए क्योंकि इंडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस है कि जिसके अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। भई आज बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाई आज इंडिया में होती है। तो इस चीज़ को भी दिमाग से निकाल दो कि भाई मुझे पढ़ाई करने के लिए फॉरेन कंट्री में जाना है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि भाई कि भाई आई विल रिमेन कनेक्टेड विथ माय पेरेंट्स। भाई आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि बिकॉज़ मैं कहीं पे भी पढूँ, दिल्ली में पढूँ या दिल्ली के बाहर पढूँ या पेरेंट्स के साथ या दूसरी जगह पे, लेकिन हम लोग पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो इसलिए भी फर्स्ट प्रेफ़रेंस यही होता है कि जहाँ आपके पेरेंट्स हैं, वहाँ एडमिशन ले लो, उसी सिटी में। और जहाँ अगर वाक़ई में बहुत ही मजबूरी है, तो आप अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में चले जाओ। तो ये भी एक आपको पॉलिसी डिसीजन लेना है कि भाई जहाँ पे मेरे पेरेंट्स हैं, मैं वहीं के किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन लूँगा। ये भी आपको जो है डिसीजन लेना ज़रूरी है। अगर फॉर एनी रीज़न, अगर मान के चलो कि भई आपको दिल्ली के बाहर ही जाके एडमिशन लेना है, तो ऐसी जगह पे एडमिशन ले लो कि जहाँ पे आपका कोई ना कोई लोकल गार्डियन है और लोकल गार्डियन के साथ रह के, यानी कि परिवार के साथ रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं। किसी भी तरह से पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दैट यू आर कट ऑफ। आपने कॉलेज में एडमिशन लिया और वो अभी कट ऑफ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न कि भई इन पॉइंट्स को जो आपको ध्यान में रखना है कि भई किसी तरह से आप इस तरह से जो है कि भई लोकल गार्डियन के साथ कनेक्टेड रहो, अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहो। तो ये डिसीज़न आपको लेना है शांत बैठ के। उसके बाद और कुछ आपको पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। वो इस तरह से कि भई क चलो मैंने डिसाइड कर लिया कि भई सबने कुछ कहा, मैंने सुना, मैंने खुद भी उसके ऊपर आत्मचिंतन किया। मैंने कुछ पॉलिसी डिसीजंस भी ले लिए कि हाँ, मैं इंडिया में ही पढ़ाई करूँगा वगैरह-वगैरह।
उसके बाद आगे हम लोग जो सोचते हैं कि बिकॉज आपको कम से कम 4 डिफरेंट कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस और फॉर्म लेके आओ। सिमिलर टाइप ऑफ अ कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो नॉट वन कॉलेज, कम से कम 4 कॉलेज, 5 हो 6 हो कोई बात नहीं, आपके बजट में जो बैठता है उस बजट में जो कॉलेज आपके इर्द गिर्द जो है 5 या 4 कॉलेजेस का जो है आप इंफॉर्मेशन ले आओ। इंफॉर्मेशन लेने के बाद कुछ हद तक आपके जितने भी एंट्रेंस टेस्ट इनके होते हैं वो भी दे दो, फुल प्रिपरेशन के साथ एंट्रेंस टेस्ट दे दो, ताकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई इस कॉलेज के लिए मैंने अच्छी प्रिपरेशन किया, इस कॉलेज के लिए मैंने प्रिपरेशन नहीं किया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई हमने चारों के चारों कॉलेजेस के अंदर फुल प्रिपरेशन के साथ जो है कि भाई एंट्रेंस टेस्ट दे दिया। और एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर पॉसिबल अगर है तो अपने पेरेंट्स को कॉलेज में ले जाओ, उनको कॉलेज दिखाओ, वहां के अथॉरिटीज के साथ बातचीत करो, उनको भी देखने दो कि आप क्या करने जा रहे हो, किस माहौल में पढ़ने जा रहे हो। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर उनके कोई डाउट्स अगर है, उन डाउट्स को भी जो है उनको उस कॉलेज के साथ क्लियर कर देना है। तो दैट इज हम लोग कहते हैं कि भाई एंट्रेंस एग्जाम भी आपने क्लियर कर लिया, पेरेंट्स को आप वहां पे लेके गए और सब कुछ आपने डिस्कस करने के बाद लास्ट पॉइंट हम लोग इसके अंदर कहते हैं कि भाई किसी तरह से बहुत जल्दबाजी नहीं करो फीस जमा करने की। हो सकता है कि भाई आपने 3-4 कॉलेजेस में अप्लाई किया है और आपने उस कॉलेज को प्रेफरेंस दिया था, तो वेट, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो कि भाई मैंने आईएमसी में भी एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, भारतीय विद्या भवन में भी मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, आई वुड लाइक टू वेट फॉर द आईएमसी रिजल्ट। हम लोग अलाउ करते हैं, कहते भाई ठीक है कोई बात नहीं, दिट्स अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट, अगर आपको आईएमसी में पढ़ने का अगर मौका मिलता है तो नथिंग लाइक दैट, अगर वहां नहीं मिलता है तो भारतीय विद्या भवन में जरूर एडमिशन लेना। ऐसे हम लोग फ्रेंडली लेवल पे उनको गाइड करते हैं, इसलिए कोई चीज छुपाओ नहीं और किसी तरह से एडमिशन लेने की जल्दबाजी में नहीं करो। आपके प्रेफरेंसेस जो है उस प्रेफरेंस को हम लोग भी उतने वेटेज देते हैं जितना आप और आपके पेरेंट्स देते हैं। So that is the reason, don't be in a hurry to join the college immediately। एडमिशन मिलने के बाद भी थोड़ा सा वक्त उनसे मांग के ले लो एंड यू वेट। जितना भी वो कंफर्टेबल आपको समय देते हैं उस कंफर्टेबल समय तक आपको वेट करना है। तो इतना सारा प्रिपरेशन आपको करना है बिफोर यू ज्वाइन एनी पर्टिकुलर कॉलेज। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो विशाल आगे पूछे। सर कई बार स्टूडेंट्स के मन में होता है, एक परेशानी भी होती है कि वो जिस कॉलेज में चाहते हैं उसमें उनको एडमिशन मिलता नहीं है, जिस कोर्स में वो एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता, जिस सब्जेक्ट में वो लेना चाहते हैं उस कोर्स में नहीं मिलता, उनकी चॉइस का नहीं मिलता। कभी कभी क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पे जाके उनका एक एडमिशन कैंसिल हो जाता है या और कोई परेशानी आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस को किस तरीके से टैकल करना चाहिए और ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या कहना है? देखो जैसे मैंने आपको कहा अभी कि चलो एडमिशन नहीं मिला, बहुत ज़्यादा सोचा था, बहुत उम्मीद थी, हमने कुछ हद तक कॉन्टैक्ट भी लगाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं हुआ एडमिशन। अभी यहाँ पे डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कई बार कहते हैं कि भाई यू कंसिडर इट एज अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि भाई हम लोग जब स्पिरिचुअलिटी में जब बिलीव करते हैं, भगवान में जब बिलीव करते हैं, या हम लोग बिलीव करते हैं कि देयर इज द क्रिएटर ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटायर यूनिवर्स एंड आई एम जस्ट अ क्रिएशन, अगर ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। हम लोग कहते हैं जैसे कई बार कि भाई आपके माँ बाप, हम उसको नहीं बदल सकते हैं, दे विल देयर। आपके भाई बहन, आपका कोई चॉइस नहीं है, दे आर देयर। वैसे ही
जब आपको नहीं पता है कि हमारे माँ बाप कौन थे या कौन होंगे, या भाई बहन हमारे कौन होंगे, मेरे रिश्तेदार कौन होंगे, नहीं पता है। ये ऑलरेडी भगवान ने डिसाइड किया है। वैसे ही आप कौन से स्कूल में पढ़ोगे, आप कौन से कॉलेज में पढ़ोगे, कौन सा कोर्स पढ़ोगे, कहाँ तक पहुँचोगे, तकरीबन सारी चीज़ें जो है भगवान ने डिसाइड करी हुई है। हम नहीं जानते, वो अलग चीज़ है। सो दैट इज़ द रीज़न, जो आपके हिस्से में आता है, उसको एक्सेप्ट करो। आपको पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिला, एक्सेप्ट इट एज़ अ डिवाइन विल। और मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, देन यू विल बी रिलैक्स। आप इस बात को लेकर सारी ज़िंदगी भर कोड़ोगे नहीं, या मैंने एप्लीकेशन वहाँ पे किया था, वहाँ नहीं मिला, पता नहीं यार ये वो, नो, नो, नो। तो जो मिला है, उसके ऊपर जो है 100% कॉन्संट्रेट होना है। और जहाँ तक पॉसिबल है, आपको जहाँ पे भी जाकर जब प्रोफेशनल बनना है, तो अच्छी तरह से इस बात को ध्यान में रखो। इट्स नॉट द कॉलेज अलोन विच मेक्स यू प्रोफेशनल, but it is your hard work and dedication which makes you the professional. ये आपके हाथ में है। कॉलेज तो आपको अपने लेवल पे सिलेबस को पढ़ाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देगा, आपसे प्रैक्टिकल भी कराएगा, काम भी कराएगा। लेकिन जब जब तक आप खुद काम नहीं करते हैं, एंड इफ यू आर नॉट डेडिकेटेड टू दैट पर्टिकुलर वर्क, इन दैट पर्टिकुलर केस आप प्रोफेशनल्स नहीं बनते। तो कॉलेज का जितना रोल है आपको प्रोफेशनल बनाने में, उससे कई गुना ज़्यादा आपका खुद का रोल है, बिकॉज़ आपको बनना है। सो दैट इज़ द रीज़न, अगर किसी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना। और जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है, कंसिडर इट एज़ अ डिवाइन विल एंड एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर डिसीजन। और वहाँ पे आपको 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है, 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है, और एक अच्छा प्रोफेशनल बन के जो है आपको बाहर आना है। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है? हाँ, सर विशाल। कई बार ये भी देखने को भी मिला है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में हमेशा ये सवाल बनता है, जब उनको किसी कॉलेज में किसी कोर्स में एडमिशन मिल जाता है तो उनके मन में अभी नया प्रश्न आने लगता है कि वो पढ़ाई कैसे करें, इस कोर्स के दौरान उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। कभी कभी उनको लगता है कि क्या पढ़ाई के जो कॉलेज पढ़ा रहा है उसके साथ साथ क्या हमें कोई ट्यूशन भी लेने की जरूरत है। तो कई तरीके के प्रश्न उनके दिमाग में चल रहे होते हैं। इस पर आपकी राय क्या है सर? देखो, जहाँ तक पॉसिबल है, जो छोटे बच्चे हैं, भाई जो 10 साल के, 12 साल के, उनके लिए तो चलो ट्यूशन ठीक है, बिकॉज़ उनका मन चंचल होता है, वो कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो उसके लिए हमें उनको मोटिवेट करना पड़ता है। तो वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे ट्यूशन या कोचिंग सेंटर में, या जो भी हमारा ट्यूशन वाला जो टीचर होता है, वो आपको समझाता है। लेकिन जब आप ऑलरेडी ग्रोन अप है, आप 17 साल के हो गए हैं, 20 साल के हो गए हैं, तो आपका कंट्रोल आपके अपने ऊपर है। तो इस लेवल पे जो है आपको ट्यूशन लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई भी कोचिंग सेंटर जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चीज़ को आप 2 अलग-अलग इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ो। क्योंकि एक टीचर जो आपको कुछ कहता है, हो सकता है कि भई आपका ट्यूशन वाला जो टीचर है, कुछ और ही बताए। अभी आपको कन्फ्यूजन आता है, भई वो जो बताता है वो सही है, या ये बताता है वो सही है। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि भई आप एक जगह पे टिको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहता हूँ कि बिकॉज़ आपको अपने लिए अपने आप को इस तरह से तैयार करना है, कॉन्फिडेंस के साथ, कि दैट यस, आई एम गोइंग टू डू इट ऑल अलोन। आपके लिए सिर्फ़ इतना ही एडवाइस है कि भई आप जिस इंस्टीट्यूशन को भी जॉइन करते हो, जो भी आप कोर्स करते हो, उसको सिर्फ़ इतना ही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, दैट यू शुड बी वेरी पंक्चुअल इन योर अटेंडेंस। भले आपको क्लास में आज जो पढ़ाया जा रहा है आपको पसंद आता है या नहीं आता है,
लेकिन आपको आना बंद नहीं करना है, आपको क्लास में आना जरूर है, रोज क्लास में आना है, रोज प्रैक्टिकल्स करने हैं। जो अगर आपको जो अच्छा लगता है वो भी करना है, जो अच्छा नहीं लगता है वो भी करना है। अगर आप पहले से ही अगर एक स्ट्रैटेजी बना के रखते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जो ग्रोथ है स्टेडीली, स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। हम लोग कहते हैं कि देखो, अगर हमारी पढ़ाई, अगर कई बार अगर आप सिलेबस को देखते हैं तो 10 स्टेप्स में है। भाई आप 10 महीने का अगर कोर्स है तो पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, तो जो 10वें महीने में आपको जो करना है वो पहले महीने में नहीं पढ़ाया जाएगा, और जो पहले महीने में जो पढ़ाना है वो तो पहले महीने में ही पढ़ाना है। सो दैट इज द रीजन इंस्टीट्यूट को पता है, टीचर्स को पता है कि भाई आज आपको क्या पढ़ाना है और 2 महीने के बाद क्या पढ़ाना है। सो दैट इज द रीजन वन शुड नॉट बी इन अ हरी कि मीन्स नहीं यार, जो मैं चाहता था वो तो पढ़ाया नहीं जा रहा है, और ये जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत बेसिक लेवल का है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी सोच आपको जो है नहीं पालनी चाहिए। आपके लिए जरूरी क्या है कि अगर मान के चलो कि भाई आपका कॉलेज का अगर ग्रुप है, भाई कुछ फ्रेंड सर्कल का ग्रुप बन जाता है, आप उसी में उठते बैठते हो, तो जहां तक पॉसिबल है आपके ग्रुप के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं कि दे आर बेसिकली द सपोर्टिंग एलिमेंट्स, आपको प्रोफेशनल बनाने के लिए सपोर्ट करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं आपके साथ, आपके फ्रेंड सर्कल में, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट। वो तो टाइम पास करने के लिए आए होते हैं। जैसे कुछ लड़कियां होती है कि भाई चलो आगे तो शादी करके चली जाएगी, चलो 1-2 साल में कुछ कोर्स कर लेते हैं। मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं कि भाई उनके पास बहुत पैसा होता है, बहुत अमीर होते हैं, पिताजी ने फोर्स किया तो चलो कोर्स ज्वाइन कर लिया, अंदर से वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। इनको हम लोग डिस्टर्बिंग एलिमेंट कहते हैं। जो वाकई में जो सिंसियर है, जो सिंसियरली प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, उसमें कुछ हद तक वो रुकावट डालते हैं। तो आप एक जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स जो है, स्टूडेंट्स है, उनके साथ उठो बैठो, और जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है वो 2-3 दिन के बाद किनारे कर दो। तो ये भी पॉलिसी जो है आपको अच्छी तरह से जो है ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आता है, हम लोग कहते हैं कि आपको जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपके पढ़ाई के अलावा जो होते हैं उसमें आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट लेना है, बिकॉज ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ही आपको प्रोफेशनल बनाएगा। देखो, अच्छी तरह से इस बात को ध्यान में रखो, स्टूडेंट, आप जब ज्वाइन करते हो तो स्टूडेंट होते हो, जब आप कोर्स कंप्लीट करके जाते हो तो प्रोफेशनल होते हो। स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलता है, प्रोफेशनल को जॉब मिलता है। ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको 1 साल में अपने आप को प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है। सो दैट इज हम लोग कहते हैं भाई आप इतना अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लो, इतना कॉन्सेंट्रेट करो, 1 साल आप जो वहां पे हार्ड अर्न मनी जो स्पेंड कर रहे हो उसका 100% यूटिलाइजेशन ले लो, और एक अच्छे प्रोफेशनल बन के जो है आप बाहर निकलो। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, टीचर्स के साथ कुछ हद तक फ्रेंडली बिहेवियर रखो। टीचर्स के किसी भी काम के अंदर या लेक्चर्स के अंदर अगर आप नुक्स निकालना शुरू कर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में दे विल नॉट लाइक यू। सो दैट इज द रीजन टीचर्स के साथ आपको फ्रेंडली रिलेशन रखना है। हम लोग कहते हैं हमेशा ही द स्टूडेंट शुड एक्ट लाइक अ स्पंज। एक स्पंज होता है ना, जब हम लोग पानी में रखते हैं तो पानी को अपने आप सोख लेता है, वैसे ही इंस्टीट्यूशन के पास बहुत नॉलेज होता है, टीचर्स के पास बहुत नॉलेज होता है। तो स्टूडेंट को एक स्पॉन्ज की तरह एक्ट करना है, और उस टीचर से, उस ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा अब्जॉर्ब करो नॉलेज को। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है, और जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आप नहीं बनते हैं। तो आपका हार्ड वर्क और आपका डेडिकेशन, ये दोनों ही चीजें जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, देखो आपके पढ़ाई में
आप अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करो। का मतलब ये है कि भाई आपने क्या पढ़ा, किस तरह से पढ़ा, आज क्या हुआ, पेरेंट्स को बता दो। दे विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन टू यू कि नहीं यार मेरा बच्चा कितना सिंसियर है, सब कुछ मुझे बता देता है। दे विल बी फ्रेंडली रिलेशन। क्योंकि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक खिंचातानी नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस नहीं क्रिएट होना चाहिए। कोई एक तो दैट इज हम लोग कहते हैं कि हमेशा जो कुछ हो रहा है कॉलेज में, आप जो है पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करोगे, दे विल बी वेरी हैप्पी। उनका 100% सपोर्ट आपको मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर। कि कई बार होता है कि कई लोग, उनको लगता है कि स्टूडेंट्स को कि जो प्रोमिसेस इंस्टीट्यूशंस ने किए हैं या कॉलेजेस ने किए हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। उनका मानना है कि कभी टीचिंग प्रॉपर्ली नहीं हो रही है, उनका मानना है कि जो फैसिलिटी जो दी जा रही हैं वो ठीक नहीं है, टीचर्स आर नॉट गुड। तो देन व्हाट टू डू, ऐसे में क्या करना चाहिए? वेल देखो कुछ हद तक स्टूडेंट कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर कॉलेजेस में आते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि बिकॉज जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो यहाँ पे नहीं है। बिकॉज ये क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज जब आपके स्कूलों में जब ये कुछ एजेंट्स आते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज के वगैरह, दे ट्राई टू शो यू द वेरी हाई फाई व्हाट यू कॉल laboratories and hi-fi computer labs and hi-fi facilities। एक अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए कि बिकॉज ये एक प्रोपागेंडा है। अगर वो सारी चीजें नहीं दिखाएंगे तो स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेंगे। अगर इंडिया में अगर अगर कॉलेज की फी अगर 50,000 रुपये है, अगर वो 15 लाख रुपए अगर ले रहे हैं तो उनको जस्टिफाई करना है। लेकिन जहां तक पॉसिबल है मैं आपको कहता हूँ कि बिकॉज जब हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं या कॉलेजेस के अंदर जो इक्विपमेंट्स आपको जो मिलती है या जो फैसिलिटीज आपको जो मिलती है, किसी भी तरह से आपको उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जैसे आपको अगर मान के जो आपको ड्राइवर बनना है, गाड़ी चलानी है, ड्राइविंग सीखनी है, आप अमीर है, अल्टीमेटली आपको जाके मर्सिडीज चलानी है, मर्सिडीज के ऊपर आपको कोई सिखाएगा नहीं। आपको मारुति 800 के ऊपर ही जो है ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और जब आपको गाड़ी चलानी आएगी तो फिर आप बड़ी गाड़ी भी चलाओगे, मर्सिडीज भी चलाओगे। कॉलेज में जितने भी फैसिलिटीज होते हैं, तो कॉलेज को पता होता है कि भाई इस स्टेज पे जब आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको क्या देना चाहिए, 2 महीने के बाद कौन से इक्विपमेंट देने चाहिए, 6 महीने के बाद कौन से इक्विपमेंट देने चाहिए, दे नो इट। तो इसलिए कि बिकॉज किसी भी तरह से आपको शुरू से ही डिमांडिंग नहीं रहना चाहिए। अगर आप डिमांडिंग रहोगे, आजकल थोड़ा सा एक दूसरा एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है कि भाई कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई वो कुछ हद तक राजनीति करने की उनकी आदत होती है। स्कूल में राजनीति करते हैं कॉलेजेस में भी राजनीति करते हैं। वो एक स्टूडेंट्स की लॉबी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, चलो हम लोग जो है सब लोग मिलके इसको जो है कि भाई जाके कंप्लेंट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मैनेजमेंट के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां तक पॉसिबल हम लोग कहते हैं कि देखो, अगेन जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आता है वो यही है कि हम लोग कहते हैं भाई भगवान हमें कैसे हेल्प करता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता और पिता हमारे भगवान है। वैसे ही आचार्य देवो भव, जो टीचर जो है वो भी हमारा भगवान होता है। जिस तरह से हम माँ बाप में नुक्स नहीं निकालते हैं, वैसे टीचर्स में और हमारे जो गुरुकुल है यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर भी नुक्स नहीं निकालना चाहिए। आपको सिर्फ एक ही ध्येय होना चाहिए कि यस, मुझे प्रोफेशनल बन के जाना है। उसका एक ही सिंपल स्ट्रेटेजी आपके पास होती है। आपको जो भी कुछ कहना है, जो भी आपको परेशानी है, इंस्टेड ऑफ कि भाई आप वहां पे लॉबी क्रिएट करो, आप उस टीचर से जो चीज आपको अच्छी नहीं लगी उसके पास जाके पर्सनल लेवल पे डिस्कस, सर आपने जो कहा था मुझे नहीं अच्छा लगा, सर मैंने ये सोचा था कि ये कब मिलेगा, ये कैसे होगा। दे विल एंजॉय इट, दे विल लाइक इट। वो आपको सही जवाब भी दे देंगे और आपको सही तरह से बढ़ने का मौका भी देंगे, किस तरह से आपको ग्रो करना है ये भी बताएंगे।
लेकिन अगर हर क्लास के बाद अगर आप किसी ना किसी तरह से टीचर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, उस पर्टिकुलर केस में टीचर्स का मैनेजमेंट का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, लेकिन यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्रबल मेकर और आपको बिल्कुल किसी भी तरह से आगे सपोर्ट, कोऑपरेशन नहीं मिलेगा और उसके लिए जिम्मेदार तो आप खुद ही होते हैं। अगर किसी भी तरह से अगर आपके ऊपर अगर मैनेजमेंट क्लॉज लगाती है कि भाई ये ट्रबल मेकर है, ये परेशान करता है, उसको तो कहीं पे भी वो जॉब के लिए नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? ये नहीं कि वो यहाँ पे ट्रबल करता है, इसलिए नहीं भेजेंगे, वो जहाँ पे भी हम भेजेंगे, वहाँ पे भी ट्रबल करेगा, तो उसको नहीं भेजेंगे। और जो वाक़ई में जो सीधा-साधा बच्चा है, जो हमारे गुड बुक्स में है टीचर्स के, तो उसको डेफ़िनेटली उसके लिए हम लोग सिम्पैथेटिक भी रहते हैं, उसको बहुत जल्दी कहीं न कहीं जॉब के लिए भेज भी देते हैं और वो कामयाब हो जाता है। जिस तरह से हम लोग माँ-बाप को प्यार करते हैं, उसी तरह से आपको टीचर्स को और इंस्टीट्यूशंस को भी प्यार करना है और यही एक सिंपल सा प्रोसीजर आपको दिमाग में रखना है कि भई किसी भी तरह से भई किसी के अंदर खोट निकालना है, नुक्स निकालना आसान काम है, लेकिन ऐसा करने से हमारे ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा पर्सनल लेवल पे आपको रिक्वेस्ट है। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक, थैंक यू। विशाल दा? अभी सर आपने बहुत अच्छे से ये बात समझाने की कोशिश करी। मैं अभी भवन का जो करियर गाइडेंस की जो बुकलेट है, इसके लास्ट पेज पे बड़ी अच्छी बात लिखी है जो मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। लिसन टू योर हार्ट, जॉब सेटिस्फैक्शन should come from inside the heart. Something which satisfies the heart is an art. Learn and practice techniques as an art so that you will enjoy it for whole life. बहुत अच्छी बात। इसको मैं और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज और लिखी है इसमें, अपने दिल की सुने। कलाकार, संगीतकार, कथाकार, चित्रकार, छायाकार, पत्रकार, निर्देशक, संपादक, नायक या गायक 10 से 6 की जॉब में कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उनका दिल तो हमेशा कुछ और ही कहना चाहता है। जरा हट के सोचें, जॉब सेटिस्फैक्शन चाहते हैं तो अपने दिल की सुने। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज बहुत गंभीर विषय पे इतने सरल भाव से विद्यार्थियों को, उनके पेरेंट्स को समझाया। अगर उनको डिफरेंट कोर्सेज के बारे में जानना है तो हमारी वेबसाइट www.bvbfts.com या www.bvbdelhi.org पर जाएं या दिए हुए जो स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे हैं उन पर बात करें। आप लोग आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।